सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजीज या फिर रोग के ऊपर जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये नहीं कि ये रोग कोई नया है, बल्कि अगर हम कहें अपनी दादी नानी के ज़माने से हम इस रोग के मरीजों की संख्या देखते ही चले आ रहे हैं और ऐसा कोई परिवार नहीं जहां इस रोग का कोई मरीज हमें ना देखने को मिलता हो। जी हाँ, ऑफ कोर्स अगर हर घर में इसका मरीज देखने को लिए मिलता है तो ऑफ कोर्स ये ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी एज रिलेटेड डिजीज़ ज़रूर होगी। जी हाँ, ये हमारी एज रिलेटेड डिजीज़ है जिसे कि हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर गठिया रोग भी के नाम से जिसे जाना जाता है। तो अगर आज हम इसके बारे में जो बात करते हैं तो देखा जाए तो ये कोई रोग बहुत पुराना नहीं है। पहले भी हमें देखने को मिलता था पुराने टाइम में और आज भी देखने के लिए मिलता है। फ़र्क इतना है कि पहले इसके जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स होते थे वो गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के वो ज़्यादातर पेशेंट्स ओल्ड एज वाले होते थे जो कि 45 या 50 की एज क्रॉस कर जाते थे। बट आज के टाइम में केवल ओल्ड एज वाले ही नहीं बल्कि मिडिल एज वाले और कुछ तो यंग वंस में भी हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर गठिया रोग देखने के लिए मिलने लगा है। कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता ही है हमारे लाइफस्टाइल का, वरना आप खुद सोचिए जो डिजेनरेटिव डिजीज़ है कि जिसमें डिजेनरेशन होता है बोन्स का, कार्टिलेज का, ऐसी डिजीज़ अगर किसी को मिडिल एज पे, कम एज पे हो जा रही है या यंग एज पे हो रही है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद ही हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आइए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में थोड़ा सा इसी चीज़ के बारे में कि कैसे हम इन चीज़ों को, भाई होना तो सभी को है, ऐसा मैं कहूँ कि अगर मैं इससे अनटच रह जाऊंगी, मुझे नहीं होगा, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि एक एज के बाद ये सभी को होनी है। बस कुछ कम रूप में, किसी को ज़्यादा रूप में। तो हम क्या करके इनसे अपना बचाव कर सकते हैं कि ये हम पर हावी ना होने पाए और हम अपनी लाइफ स्मूथली निकाल सके, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अपने जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो देखा जाए तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया रोग होता है ये बहुत सारे जॉइंट्स का होता है, जैसे हाथ का होता है, सर्वाइकल रीजन का होता है, स्पाइन का, पीछे लोअर लंबर स्पाइन का होता है, नी का होता है, हिप जॉइंट का होता है। और लेकिन जो मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है नी और हिप का, और उनमें से भी नी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया रोग हमें सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आज अपने इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे नी पे, यानी कि घुटने की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का जो गठिया का रोग होता है उसके बारे में। तो एक्चुअली चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बेहद कॉमन, लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हो या आप क्रॉनिक, इसे जॉइंट डिसऑर्डर कह सकते हैं। क्रॉनिक का मतलब ये लंबे पुराना रोग होता है, ये नहीं होता कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अभी हुआ और अभी मालूम चल जाए, ये क्रॉनिक डिजीज़ है। दूसरी चीज़ होता क्या है कि एक्चुअली जहाँ पे दो बोन्स, आखिर में क्या हो जाता है इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो जहाँ दो बोन्स आती हैं उन दो बोन्स जहाँ एंड टू एंड पे जुड़ती हैं, तो जो उनके एंडिंग्स होती हैं उन एंडिंग्स को कवर किए हुए वहाँ पे एक कार्टिलेज होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने लगता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और जिससे क्या होता है बोन्स में आपस में, क्योंकि जब उसकी प्रोडक्शन वाली लेयर यानी कार्टिलेज आपका ब्रेक हो गया तो क्या होगा, बोन्स आपस में रब करने लग जाती हैं, तो बोन्स की रबिंग होने लग जाती है और हमारा नी का फ्लेक्शन एक्सटेंशन यानी कि इसको मोड़ना खोलना संभव नहीं हो पाता है। और जो है हमें बहुत सारे लक्षण इसके देखने के लिए मिलने लग जाते हैं। इस कंडीशन में इस डिजीज़ को, ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज़ या फिर डिजेनरेटिव आर्थराइटिस के नाम से या फिर वीएनटीआर आर्थराइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसे जी हम कहते हैं डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़, डिजेनरेटिव आर्थराइटिस या फिर वीएनटीआर आर्थराइटिस के नाम से भी जानी जाती है हमारी ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक रोग। अगर अब बात करें इसके कारणों में कि आखिर ये क्यों हो जाता है, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि बोन्स के एंडिंग्स पे जो इसको कवर किए हुए कार्टिलेज होता है उसमें ब्रेक होना, टूटना, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे नी पे कोई इफेक्ट हो रहा है
तो कारण बन जाएगा वो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। तो देखिए समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इस कार्टिलेज पे जोर पड़ता जाता है, तो ये कार्टिलेज वैसे वैसे डैमेज होने लगता है, डैमेज की तरफ जाने लगता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि एज के साथ कार्टिलेज को डैमेज होना ही होना है। तो ये तो भाई एज की हो गई। इसके अलावा अगर कम एज पे वहाँ पे जॉइंट डिसलोकेशन हो गया है, अपनी जगह से जॉइंट हट गया है, या फिर लिगामेंट कोई इंजरी हो गई है, या फिर टॉर्न कार्टिलेज फट गया, टॉर्न हो गया, फट गया, तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको कम एज पे भी देखने के लिए मिलने लग जाती है। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। तो कौन लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन हैं? तो देखिए अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी की गठिया रोग की यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो उन्हें अन्य लोगों की अपेक्षा इसके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में ये मेल्स की अपेक्षा ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हम आते हैं इसके सिम्टम्स पे, क्या लक्षण होते हैं जिन्हें देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया नामक रोग है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो हमें मिलता है पेन। तो नी जॉइंट के चारों तरफ आपको पेन देखने के लिए मिलेगा। टेंडरनेस होगी, छूने पे टच करने पे पेन होनेगा। स्टिफनेस होगी, जकड़न होगी, आप जॉइंट को जैसे यूँ खोलना होता है पैर को, वो करना, मोड़ना, ये आसानी से नहीं कर पाएंगे, उसमें दिक्कत आएगी। इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे सूजन हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये आर्थराइटिस जो है, हम कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये डायग्नोसिस में कि कभी कभी लंबर प्रेशर यानी कि जो हमारे लंबर स्पाइन पे नस दबती है उसकी वजह से भी नी पे पेन आता है। लेकिन उसका जो नी का पेन होता है वो पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे होता है, एक नी के ऊपर और एक इसकी मीडियल एस्पेक्ट पे। जबकि जो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का नी का पेन मिलेगा ये आपको इन जनरल इसके चारों तरफ देखने के लिए मिल जाएगा, कोई पर्टिकुलर 1 या 2 पॉइंट पे नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कि सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हम कैसे जानेंगे। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग की गई है, 0, 1, 2, 3, 4 यानी 5 इसकी ग्रेडिंग की गई है। इस 5 ग्रेडिंग में 0 का मतलब होता है, जो फर्स्ट 0 ग्रेडिंग होती है इसका मतलब होता है नॉर्मल जॉइंट होना। वहीं 4th का मतलब होता है सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाना। सीवियर से मतलब ये हुआ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीवियरिटी के कंडीशन में आपका जो कार्टिलेज है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी 4th ग्रेड इसको हम कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ अलग सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अदर सिम्टम्स, उनमें आता है मसल की वीकनेस, मसल कमज़ोर हो जाएंगी, बोन स्पर्स, छोटे छोटे से बोन के स्पर्स बन जाते हैं, जॉइंट में डिफॉर्मिटी आती है, जॉइंट आपको टेढ़ा हुआ मिलेगा। कुछ लोगों में तो लेग्स ऐसे बोलेग्स की तरह भी हो जाते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की मॉडर्न यानी कि एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं अपने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट की ओर। तो आखिर आयुर्वेद में जो है इसके बारे में क्या कहा गया है ये हम जानेंगे। तो आयुर्वेद में चरक चिकित्सा स्थान 28 में संधिगत, इसको संधिगत वात के नाम से बताया गया है। और संधिगत वात के लिए कहा गया है कि वातपूर्ण धृति स्पर्शा शोथा संधि गते अनिले प्रसारणा अकुंचनीय प्रवर्तिष्ठ सवेदना। अर्थात जब हमारी वायु, जो हमारे शरीर में वायु होती है, वो प्रकुपित होकर, दूषित होकर संधियों में आश्रित हो जाती है, जॉइंट्स में चली जाती है। वायु प्रकुपित हुई और वो संधियों में चली गई, जॉइंट्स में चली गई, तब इस संधियों में वातपूर्ण धृति स्पर्शा मतलब वात से भरे हुए जो घड़े होते हैं उसके समान आवाज वहाँ पे सुनाई देती है। और जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जॉइंट्स में आकुंचन प्रसारण यानी कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन की प्रोसेस में डिफिकल्टी होने लग जाती है। तो इस रोग को संधिगत वात यानी कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है। तो ये सब तो हमने जान लिया कि भाई आकुंचन प्रसारण में दिक्कत होगी, आपको नी में चलने में दिक्कत आने लग जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जब भी शुरू होती है उसमें इनिशियल स्टेज में सबसे पहले जब आप सो के उठेंगे तो आपको शुरुआत के दिनों में पैर, आप जैसे ही सुबह अपना नीचे ज़मीन पे रखेंगे तो आपको पहले 2-4 कदम बढ़ाने में पैर में चुभन महसूस होगी। तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होने लग रही है। वहीं आप अवेयर हो जाइएगा उस चीज़ के लिए।
भाई हमने आपको अवेयर कर दिया, सिम्टम्स बता दिए, कॉजेस बता दिए, अब भाई इससे तो काम नहीं चलने वाला खाली हमारा, तो हमें क्या करना है भाई, उपाय भी तो करना है भाई, होनी तो सभी को है, हम सभी को इसको फेस तो करना ही पड़ेगा, बस कम या ज़्यादा करना, अब कम में हो जाए काम तो हमारा ज़्यादा अच्छा है। तो हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसके ऊपर जान लेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना वेट कम रखिए, लूज योर वेट। सबसे बड़ा, एक एज के बाद वेट बहुत बढ़ने लगता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं खास तौर पे फीमेल्स में, तो अपने वेट को मेंटेन रखिए, वेट ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि हमारे नी जॉइंट वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले इसीलिए सीधा असर हमारे वेट का नी पे पड़ता है और नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। तो कोशिश करिए कि आपका वेट कम से कम रहे, और आपको अपना डाइजेशन को बहुत इम्प्रूव रखना है, क्योंकि कहा गया था आयुर्वेद में वातपूर्ण धृति स्पर्शा, यानी कि जब वायु प्रकोपित होकर जाती है तो हमें वात का प्रकोप नहीं होने देना है, अपने डाइजेशन को भी अच्छा रखना है। तो उसके लिए सुबह उठते ही खाली पेट क्या पीना है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, आपको लेना है क्या, अजवाइन, सौंफ, गुड़ का पानी, यानी 1 कप पानी, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ, थोड़ी सी गुड़ डाल के उबालिए। जब अच्छे से उबल जाए तो छान के 1 कप सुबह खाली पेट लेना है। इससे स्टमक क्लियर रहेगा, आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, वात का प्रकोप, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, वात का प्रकोप नहीं होने पाएगा। रात में सोते समय आपको क्या लेना है, हरिद्रा, शुंठी, शीर पाक। तो 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच हल्दी, जरा सी सौंठ डालिए और उसको थोड़ी सी मिश्री डाल के उबालिए। जब अच्छे से उबल जाए, 1 कप रह जाए तो छान के रात में सोते समय ही आपको हरिद्रा, शुंठी, शीर पाक लेना है। हरिद्रा और शुंठी और मिल्क का कॉम्बिनेशन का कोई जवाब नहीं है, ये आपके जॉइंट के लिए बेमिसाल है। तो लॉन्ग टाइम अगर आप इसे लेते हैं तो आप अपने जॉइंट्स में खुद ही फ़र्क महसूस करके मुझे बताइएगा कि यह फ़र्क आता है आपके जॉइंट में। इसके साथ साथ आपको लेना है गिलोय। गिलोय तो भैया अब इस समय जब से कोविड चला है तो हर घर में हमें लगता है गिलोय लगी हुई है, हर घर के आसपास लगी है। तो गिलोय और हर श्रृंगार के जो पत्र होते हैं, गिलोय की डंडी, हर श्रृंगार के पत्र, इनका आपको जो है काढ़ा बनाकर दिन में 1 बार पीना ज़रूर है। और आपको अपने जॉइंट्स का अभ्यंग स्वेदन करना है। आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, बहुत टाइट मसाज नहीं करानी होती, क्योंकि मैंने कहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग पे कभी भी अभ्यंग यानी मसाज नहीं कराई जाती। आपको सिर्फ उस पर क्या करना है, ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद आपको उसकी सिकाई करनी है। अब सिकाई कैसे करनी है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी क्लिप दिखा भी रही हूँ। उसमें क्या करना है, सिर्फ आपको एक फोम का पीस ले लीजिए, घर में कहीं भी आसानी से मिल जाता है। फोम लेकर आप जो मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, मेडिकेटेड ऑयल डॉक्टर की सलाह से लेकर उसमें आप उसे डिप करिए। फिर उसके बाद जहाँ पे आपको जॉइंट पे प्रॉब्लम है उसके ऊपर उसको रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ठंडा हो जाए फिर डिप करिए, फिर रखिए। तो इससे क्या होगा, आपकी इससे गर्म ऑयल से सिकाई होगी और नी में जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो दूर हो जाएगा। और इसे आप खुद ही कर सकते हैं, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। दिन में अगर आप 1 या 2 बार भी 20 से 25 मिनट तक करते हैं तो देखिए आपको कितनी जल्दी इसमें से आराम होने लग जाएगा। इसके अलावा आपके नियरेस्ट जो भी पंचकर्मा सेंटर हो वहाँ जाकर आप जानू बस्ती करवा सकते हैं। और इस पे उपनाह बांधना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उपनाह के कुछ द्रव्य आते हैं पंचकर्म सेंटर पे, वो आसानी से मिल जाते हैं, हमारे यहाँ भी अवेलेबल रहते हैं। इनको आप मंगाकर जो है इनका बनाने का तरीका होता है वो मेरे उपनाह की वीडियो में दिया हुआ है। नहीं तो कुछ नहीं करना, सिंपल 1 चम्मच पाउडर लीजिए, उसे छाछ में मिक्स करके पका लीजिए। जब वो पक के एक हलवे की तरह हो जाए तो उसे हल्का गुनगुना जब रह जाए तो उसे आप अरंडी के पत्र पे लेकर नी पे रख के उस पर कोई बैंडेज कर दीजिए। तो ये उपनाह बांधा जाता है, रात में बांधते हैं और सुबह इसे खोल देते हैं। आपको वॉक करनी होगी डेली, आपको नॉर्मल वॉक करनी है, बहुत ज़्यादा जॉगिंग नहीं करनी कि दौड़ लगा रहे हैं आप या ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। इनिशियली अगर आपको पेन आया हुआ है तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, धीमे धीमे नॉर्मल वॉक करिए। आपको एक्सरसाइज करनी होगी और स्पेशली एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग करनी होगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, उसमें मैं नी की स्पेशली जो एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग्स होती हैं वही डाल दूंगी, ताकि आपके लिए हेल्प हो सके कि आपको नी की आर्थराइटिस के केस में कौन सी एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग्स करनी है। तो मैंने यहाँ आपको बताया कुछ थोड़े से उपाय, जिसे करके आप भाई जो होने वाला रोग है वो तो होगा ही होगा, मैं ये नहीं कहती कि आपको नहीं होगा, लेकिन आप उसे बहुत हद तक रोक सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ों को आप फॉलो करिए और हो सकता है कि ये मेरे कुछ पॉइंट्स आपके काम आ जाएं। और मैं आपसे हमेशा क्या कहती आई हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, किसी भी रोग से बचने के लिए आपको क्या करना है,
अपनी दिनचर्या बदलनी है, क्योंकि अपनी दिनचर्या बदल के आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर से आपके पास हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।